ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू lecture number 2, week 9. Last time we have been discussing about the multiplexing in PPP और हमने बात की थी कि जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ये बेसिकली एक कैरियर टाइप प्रोटोकॉल है जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल के पैकेट्स लेके जाता है। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा था कि जो PPP का प्रोटोकॉल है बेसिकली उसका पैकेट का जो फॉर्मेट है वो ये है और उसमें एक इंफॉर्मेशन की फील्ड होती है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स कैरी करता है। लाइक LCP का डाटा का मतलब ये है कि वो ऊपर से किसी नेटवर्क लेयर का पैकेट आ रहा होगा। अथेंटिकेशन वाले प्रोटोकॉल हो सकते हैं पैप चैप, या NCP है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इसमें IPCP है, OSICP है और बहुत सारे हैं। तो ये बहरहाल और यहाँ जो प्रोटोकॉल का नंबर होता है वो बताता है कि यहाँ पे किसका पेलोड है। ठीक है जी बात, तो ये हमने डिस्कस किया था और हमने साथ में LCP के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि LCP क्या है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। कि अगर LCP का पैकेट होगा और लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में हमने कहा था कि लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल का मकसद क्या होता है, मेंटेनिंग, एस्टेब्लिशिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द लिंक्स बिटवीन द टू पार्टीज। तो ये है इसका मकसद, इस प्रोटोकॉल का मकसद ये है। तो अगर इसमें पेलोड वो है LCP का, तो आप देखेंगे यहाँ C021 लिखा होगा। तो कोड जो है यहाँ पर वो ये सारी कोड क्या होता है, हमने इस सारी ये कोड ये होते हैं, ये सारी बात हमने की थी। ऑप्शन यहाँ तक हमने पढ़ा था, हमने आगे पैप की बात करनी है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अब हम इन दो प्रोटोकॉल्स की, ये एक LCP का प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर चुके थे, अब हम बात करेंगे AP अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो अगर ये कैरी करे तो वो किस फॉर्म में होंगे, और पैप और चैप हम इन दोनों को देखेंगे। इधर NCP वाली साइड से भी हम एक प्रोटोकॉल IPCP आज देखेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, हम भी उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो पैप क्या है, पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये सिंपल प्रोटोकॉल है और अथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी दो अगर आपके पास पार्टीज हैं, दो, एक यूजर है, एक सिस्टम है, एक सर्वर, एक क्लाइंट एक्चुअली, तो अथेंटिकेशन होती है। जिस तरह जब आप PTCL जैसा भी यूज करते हैं तो आपका राउटर जो है वो PTCL के सर्वर पे जाके रिक्वेस्ट सेंड करता है कनेक्शन की, तो वहां से फिर वो उसको पूछता है कि हाँ जी चलो बताओ यूजर नेम पासवर्ड बताओ। तो यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है कि अगर वो मैच हो जाए तो वो क्या करेगा, उनको अलाउ कर देगा, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा और फिर नेट आना शुरू हो जाएगा। आपने नोट किया होगा अगर आप बिल पे ना करें, PTCL का आपने बिल पे नहीं किया तो आपकी लाइन पे कॉल आती रहती है लेकिन आपको कोई आउटगोइंग कॉल्स बंद हो जाती हैं, आपकी जो है इंटरनेट बंद हो जाता है। ये कैसे होता है, ये सारा काम बेसिकली वायर के थ्रू तो नहीं होता, आगे कोई एक सर्वर है जो ये सारे काम करता है, उस सर्वर के साथ आपका राउटर एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाता है। तो बेसिकली यहाँ जो यूजर है वो आपका राउटर है और जो सिस्टम है बेसिकली ये वो बेसिकली सर्वर है जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर पे पड़ा हुआ है, ISP के पास पड़ा हुआ है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये काम सिर्फ बिटवीन यू और राउटर एंड ISP हो, ये कोई भी दो पार्टीज के दरमियान में यूज किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, चूंकि हमें ये चीज समझ में आना आसान है, PTCL की एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं कि PTCL की एग्जाम्पल से हमें समझना आसान है। तो जो पैप प्रोटोकॉल है, पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, उसमें मकसद क्या होता है, द यूजर हु वांट टू एक्सेस द सिस्टम सेंड एन अथेंटिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करता है। तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सिस्टम को, सिस्टम उसके जवाब में अगर उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच करता है और वो सारी चीज ठीक है तो उसके जवाब में उसको या तो अथेंटिकेट एक का जवाब देगा, मतलब कनेक्शन बन गया, या अथेंटिकेट नैक मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको अलाउ नहीं है। तो बेसिकली पैप के जो पैकेट्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक अथेंटिकेट रिक्वेस्ट का पैकेट होता है जिसके अंदर कोड होगा, कोड उसमें 1 लिखा होगा, अगर कोड 1 है, कोड वाली फील्ड में 1 लिखा हुआ है तो मतलब ये अथेंटिकेट रिक्वेस्ट का पैकेट जा रहा है। और अगर आईडी की फील्ड में, वो तो सही बात हमने बात करते हैं कि रिक्वेस्ट और रिप्लाई में आईडी की फील्ड को मैच किया जाता है, वो तो होगा। लेंथ में बताते हैं कि पूरे इस पैकेट का जो है बेसिकली इस पूरे पेलोड का कितनी इसकी लेंथ है इन टर्म्स ऑफ बाइट। अच्छा, यूजर नेम की लेंथ, यूजर नेम में कितने बाइट्स हैं वो, और यूजर नेम यहाँ लिखा होगा फॉर एग्जांपल मती, अब इसमें MATI 4 कैरेक्टर है तो 4 बाइट बनेगा ये, क्योंकि हमें पता है कि एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, ऐसी है ना। तो यहाँ पे यूजर नेम की लेंथ में लिखा होगा 4। अच्छा, आगे फिर पासवर्ड लेंथ, अगर पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 तो इसमें 6 कैरेक्टर हो जाएंगे, तो ये 6 इसकी लेंथ हो गई। तो इस तरीके से बेसिकली यूजर नेम पासवर्ड वो सेंड करता है, वहां से वो उसको अपने सिस्टम में
डायरेक्टरी में चेक करता है कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है या नहीं है। उसके जवाब में फिर वो ऑथेंटिकेट एक्ट या नैक देगा, और वो उसमें वो बेसिकली यहाँ पे बताता है कि ये वाला यूजर नेम मैंने ऑथेंटिकेट कर दिया है, या ये वाला यूजर नेम जो है वो मैंने नैगिंग टेक्नोलॉजी मतलब नहीं किया। जब आप पैप का पैकेट भेज रहे होंगे तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर होगा C023, ये है। अच्छा, जो पैप का प्रोटोकॉल है बेसिकली पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है पैप पैकेट्स इनकैप्सुलेटेड इन अ पीपीपी फ्रेम। देखिए पीपीपी का फ्रेम है जिसने इनकैप्सुलेट किया हुआ है, कैरी किया हुआ है अपने अंदर किसको जी, एक पैप के पैकेट को। तो एक पीपीपी के पैकेट के अंदर बेसिकली किसका पैकेट जा रहा है, पैप का पैकेट जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये कैरियर टाइप प्रोटोकॉल है जो कि दूसरे प्रोटोकॉल्स के पैकेट्स को लेके जाता है। अच्छा, ये आमतौर पे कम इस्तेमाल होता है, या वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको डर नहीं होता कि आपका जो है ना कोई सिक्योरिटी की ब्रीच हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें जो मैसेज जा रहे होते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब प्लेन टेक्स्ट में होता है, मतलब ओपन। कोई भी अगर आपका पैकेट ये वाला पकड़ ले तो उसको यूजर नेम पासवर्ड पता चल जाएगा। ये चीज़ कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती कि आपका यूजर नेम पासवर्ड किसी को पता चल जाए, तो वो तो फिर आपका कनेक्शन जो है वो कोई भी बना सकता है। ठीक है जी बात। तो इसका हल क्या है कि इसका हल है कि आप दूसरा प्रोटोकॉल यूज कर लें जिसका नाम है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैप। तो यही है, पैप और चैप यही है। तो चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, सिस्टम जो है वो पहले एक चैलेंज पैकेट जो है ना, चैलेंज की वैल्यू सेंड करता है, चैलेंज वैल्यू। ये कोई भी एक वैल्यू होती है, जस्ट वैल्यू। ठीक है जी बात। अच्छा, ये देखें, अगर आप चैलेंज का पैकेट देखें, चैलेंज के पैकेट में कोड 1 होगा, उसकी पैकेट की लेंथ आईडी, तो वो चीज़ है चैलेंज लेंथ, कितनी कितनी बाइट का एक चैलेंज। चैलेंज क्या होता है, एक नंबर होता है, वो खुद से एक नंबर जनरेट करता है बेसिकली, और वो नंबर चैलेंज वैल्यू कहलाती है। वो उसको भेजता है यूजर को। यूजर क्या करता है, जो उसके पास एक पहले से, फॉर एग्जांपल उसके पास एक फंक्शन डिफाइंड होता है पहले से कि मैंने जो भी चैलेंज आएगा वो उसके साथ ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल क्या परफॉर्म कर रहा है मैं बताता हूँ। यानी यूजर के पास होता है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन होता है, इज इक्वल टू लेट्स से एक्स क्यूब प्लस 9। ठीक है जी बात। ये उसने करना है इसके साथ जो भी, और जो इधर से इनपुट आ रही है वो वैल्यू क्या है, वो एक्स है। तो ये बेसिकली सिस्टम ने एक वैल्यू जनरेट की एक्स, जिसको उसने चैलेंज वैल्यू का नाम दिया, वो यूजर को मिली। यूजर ने वो क्या किया, इस फंक्शन में इनपुट की, और इसको इनपुट करने के बाद एक उसको वैल्यू मिल गई जिसका नाम क्या रखा उसने, वाई। वाई वैल्यू। ये वाई जो वैल्यू है, ये रिस्पॉन्स पैकेट के अंदर वो वापस इसको भेज देता है, सिस्टम को भेजता है वाई। तो आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन, ठीक है जी बात, यूजर सेंड द रिजल्ट इन द रिस्पॉन्स पैकेट टू द सिस्टम। ये हो गया दूसरा पार्ट। तो सिस्टम होता है, सिस्टम ने चूंकि एक्स जनरेट किया, सिस्टम को पहले से एक्स पता था, सिस्टम भी यही फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जो है ये पहले से आपस में निगोशिएटेड होता है, शेयर्ड होता है कि ये वाला फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो फंक्शन जो है वो यही रहेगा, एक्स क्यूब, ठीक है जी बात, प्लस 9। यही फंक्शन जो है वो सिस्टम भी अप्लाई करता है, और जो वैल्यू निकलती है वो वाई ही होगी, जारी बात है, सेम वैल्यू होगी। तो वो जो यूजर की तरफ से वैल्यू आई है वाई, और जो अपनी वैल्यू है वाई, ये मैच करता है। अगर ये दोनों वैल्यूज जो यूजर ने भेजी हैं और जो इसने कैलकुलेट की है वो मैच कर जाती हैं, वो इक्वल हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि अथेंटिकेशन हो गई, कि वो यूजर अथेंटिकेटेड है, क्योंकि यूजर को पता है कि कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। बस ये चैलेंज था। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल एक अनवांटेड बंदा जो है ना वो सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है और वो रिक्वेस्ट भेज वो करना चाहता है, तो जब उसको सिस्टम चैलेंज भेजेगा तो उसको ये वाला फंक्शन नहीं पता होगा। ये फंक्शन ना पता होने की वजह से वो ये वाई वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, और वो यहाँ मैच नहीं होगी और ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगी, जिसके ये सिक्योर है। तो the system does the same, वो क्या करता है कि it applies the function to the pass of the user and the challenge value वो जो है to create a result, वो उसको अप्लाई करता है और उसके बाद challenge। अच्छा, अब जो रिजल्ट क्रिएटेड है is the same as the result sent in the response packet, access is granted अगर वो सेम होता है, अदरवाइज
इट इज डिनाइड, वो उसको एक्सेस नहीं देगा। तो चैप जो है इज मोर सिक्योर देन पैप, और इसमें एक कंडीशन थोड़ी सी ये रख ली जाती है कि सिस्टम विल कॉन्टिन्यूसली चेंज द चैलेंज वैल्यू। चैलेंज वैल्यू जो कभी एक्स भेजा, कभी x1 भेजा, कभी x2 भेजा, कभी x3, तो चैलेंज वैल्यू वो बदल बदल के भेजेगा ताकि हर दफा मुख्तलिफ मुख्तलिफ वो वैल्यूज हों, हर दफा सेम ना हो। तो ये है जी इसका मेथड। तो चैलेंज मेथड, चैलेंज है, रिस्पॉन्स है, और फिर उसके बाद सक्सेस या फेलियर का आता है मैसेज, वो सक्सेस लिख के भेज देता है या फिर फेलियर लिख के भेजता है। ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स जो हैं दे आर फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पस, जो कि यूजर को ऑथेंटिकेट कराता है। ठीक है, ये बात टैप और चैप। अच्छा, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है वो है IPCP प्रोटोकॉल। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या IP वही है जो हम पढ़ते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर भी IP एड्रेस होते हैं, और IP लेयर ये वही वाला IP है। तो IPCP से बनता है IP कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP से बना इंटरनेट प्रोटोकॉल, और CP से बना कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है दो पार्टीज के दरमियान में IP की कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स करवाना। ठीक है जी बात। फॉर एग्जांपल, जब आपको अथेंटिकेट हो गए, तो अगर आपको याद हो, हमने डायग्राम में देखा था, ये जो डायग्राम है ये देखें, जब आप अथेंटिकेट हो गए तो फिर क्या होता है, फिर आप नेटवर्क स्टेट में जाते हैं जहां से आप नेटवर्क लेयर की कॉन्फ़िगरेशंस मंगवाते हैं। इस जगह पे कौन सा यूज होगा प्रोटोकॉल? यहाँ पे IPCP यूज हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बड़ा एक मजे की जो है ना कुछ यहाँ पे चीज लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर आप देखें बहुत अच्छी चीजें, इस काम के लिए जो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है इस पार्ट में, यहाँ पर तो LCP इस्तेमाल होगा, जो कि लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है जी बात। जब लिंक आपका एस्टेब्लिश हो गया तो फिर अथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है जी बात, इस वाले हिस्से में, यानी इस वाले हिस्से में यूज होगा पैप या चैप। पैप और चैप इस काम के लिए इस्तेमाल होगा, अथेंटिकेशन करनी है ना आपको। अच्छा, जब अथेंटिकेशन हो गई पैप चैप के जरिए से किसी से भी, तो फिर इस वाले हिस्से के अंदर, इस वाले हिस्से के अंदर IPCP इस्तेमाल होगा। अब जब IPCP हो गया तो फिर यहाँ जब ओपन स्टेट में है तो यहाँ क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर जो बेसिकली यूजर डाटा, अब यहाँ पर जो यूजर डाटा है वो कैरी होगा। यूजर डाटा जो कि कहाँ से आएगा? अपर लेयर से आएगा, क्योंकि हमें पता है कि डाटा जो है वो अपर लेयर से आता है। कैसे आता है? अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि वो लेयर जो, सॉरी ये मैं इसको तेज करता हूँ। तो अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि जो आपके पास हो L लेयर 3 जो है वो पैकेट बना के किसको भेजती है? नीचे लेयर 2 को भेजती है, ऐसी है ना जी। और लेयर 2 जो है, लेयर 2 विल सेंड इट टू लेयर 1, ऐसी है लेयर 1। और लेयर 1 जो है वो फिर आगे उसको यूजर से रिसीवर की तरफ भेज देती है, सेंडर से रिसीवर की तरफ। ये लेयर 1 का काम है। तो बेसिकली ये जो डाटा आपका लेयर 2 पे आ रहा है, जो ये ऊपर से आ रहा है लेयर 3 से, जो लेयर 2 की तरफ डाटा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे आपका जो प्रोटोकॉल होगा PPP, वो ये वाला डाटा कैरी करेगा। ठीक है जी बात। इसकी एग्जाम्पल भी हम देखेंगे बहरहाल। तो ये इसका मकसद है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि LCP देखा, पैप टैप देखा, अब हम बात करें कि यूजर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली अगर आप देखें बाकी फील्ड्स वो सेम है, और यहाँ क्या लिखा होगा 8021। अगर 8021 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए IPCP का पैकेट जो है वो इस पेलोड में शामिल है, और उसमें वो कोड, ID, लेंथ और वही IPCP इंफॉर्मेशन होगी। अब कोड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कोड इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि 1 2 3 और 4 में क्या होंगे कन्फ्यूजन? रिक्वेस्ट, एक्ट, नैक और रिजेक्ट। 5 में होगा, 6 में क्या होगा? 5 और 6 अगर कोड है तो उसका मतलब होगा टर्मिनेट रिक्वेस्ट और टर्मिनेट एक्ट। और 7 का मतलब है कोड रिजेक्ट, यानी ऐसा कोड है जो कि आपका प्रोटोकॉल अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बहुत सिंपल है, यानी प्रोटोकॉल के जो कोड वाली फील्ड है उसमें 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ID में वही होगा कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला जो पैकेट है उन दोनों में ID की फील्ड को मैच किया जाता है। लेंथ
पता है हमें। अब असल बात है कि आईपीसीपी जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है और किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी बात। और वो तो हम वैसे भी ऑलरेडी इस पे बात तो कर चुके हैं। आईपीसीपी की जो इंफॉर्मेशन है जो वो कैरी करता है वो क्या होती है, वो लिंक कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉन्फ़िगर्स द लिंक, एक्चुअली दिस प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्स द लिंक। तो लिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आईपी एड्रेस और इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे मुतल्लिका वो वाली होंगी, तो वो कैरी इसमें वो कैरी करेगा कि आपका आईपी एड्रेस ये है, गेट पे ये है, ठीक है जी बात। तो डीएनएस ये है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। अच्छा, अब हम जिस तरह बात कर रहे थे कि पीपीपी जो है वो और प्रोटोकॉल भी कैरी करते हैं डाटा की तरफ से आने वाले, तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क से आएंगे। फॉर एग्जांपल आईपी का डाटा भी हो सकता है, ये अगर आप देखें इसमें आईपी, यहाँ से आईपी डाटाग्राम इनकैप्सुलेटेड इन पीपीपी, ये वही है कि लेयर 3 की तरफ जो डाटा आएगा उसको हम आईपी डाटाग्राम कहते हैं, वो पूरे का पूरा जो है इसके अंदर तैयारी करेगा। अच्छा, अगर आप देखें जो यहाँ पे 8021 है, अगर 8021 यहाँ पे अगर 8 है तो इसका मतलब ये है कि ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, ये आईपी का पैकेट नहीं है जो यूजर भेज रहा है, जा रही बात। यूजर का पैकेट नहीं है जो लेयर 3 से आया, वो नहीं है, बल्कि ये कॉन्फ़िगरेशन का पैकेट है। लेकिन अगर कोड होगा 002, यानी सिर्फ 8 का फर्क है, यहाँ पे 8 नहीं है, अगर सिर्फ ये होगा 0021, इसका मतलब ये पैकेट है, ये यूजर का पैकेट है जिसमें यूजर डाटा है, और ये लेयर 3 जो है वो लेयर 2 को भेज रही है, और लेयर 2 जो है उसको पीपीपी के पैकेट में इनकैप्सुलेट करके सर्वर तक भेज रही है, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, हेडर होगा, यहाँ पे हेडर किसका होगा, लेयर 3 का हेडर होगा एक्चुअली, ऐसे ही है ना, लेयर 3 का हेडर होगा और फिर यहाँ पे यूजर का डाटा होगा, ऐसे होगा, ठीक होगा। यहाँ पे लेयर 3 का हेडर होगा और यहाँ पे यूजर का डेटा होगा जो कि वो कैरी कर रहा है, 8021। इसके अलावा पीपीपी जो है वो ओएसआई जो है नेटवर्क उसका भी कर सकता है, जीरोक्स का एक एनएसआईडीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है उसका भी डाटा कैरी। मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो आपका पेलोड है, जहाँ जो पेलोड है आपका, वो पेलोड बहुत वर्सटाइल मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, और हमने इसकी काफ़ी सारी वैरायटी देखी। अच्छा, ये तो हमने जो बात की थी कि ये है पॉइंट टू पॉइंट, बेसिकली पीपीपी से बनता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बिटवीन टू पार्टी। अब ये इतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होने वाला प्रोटोकॉल है पीपीपी के, अब ये सोचा गया कि क्या सिर्फ ये पॉइंट टू पॉइंट यूज होना चाहिए आज, क्योंकि आजकल चूंकि कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो स्टार्ट में तो ये पॉइंट टू पॉइंट था, लेकिन आजकल प्रपोजल इस चीज का आ चुका है। ओरिजिनली तो ये पॉइंट टू पॉइंट के लिए सिंगल चैनल के लिए इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आजकल जो है वो मल्टी लिंक के लिए, यानी कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो है, यानी कि मल्टी लिंक, अगर आपके पास यानी कि ये हो कि एक सिस्टम है और वो मल्टीपल यूजर्स को अगर आप उसको साइमल्टेनियसली हैंडल करना है, साइमल्टेनियसली अगर हैंडल करना है तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहलाएगा। उसके लिए कुछ इस तरीके से उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि ऐसे हम कर लेंगे, ये न्यू डेवलपमेंट है। अच्छा, ये क्या है, इसमें ये है कि वो कहता है कि जो आईपी जो आपके पास, वो जो पीपीपी में जो ये वाला पार्ट है ना, पे लोड वाला, और ये आगे प्रोटोकॉल वाली फील्ड है वाइट वाली, इसको वो टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है। मतलब एक टुकड़ा पहला, ये वो पहले यूजर के लिए हो जाएगा, ठीक है, उसमें वही होगा कि प्रोटोकॉल और ये पेलोड। दूसरा ये जो है टुकड़े कर लिए, बेसिकली इसके 4 हिस्से कर लिए, 4 हिस्से करके और इसको क्या किया, 4 मुख्तलिफ इसके अंदर, मतलब एक पेलोड के अंदर 4 पैकेट कैरी कर लिए। तो ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये प्रपोजल है, इसकी कोई अभी हमें प्रैक्टिकल इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन इतनी हमें नहीं अवेलेबल, इसलिए हम अपना जो मेन जो फोकस है वो यहाँ तक रखेंगे। पॉइंट टू मल्टी में छोटी सी एक जस्ट पैराग्राफ है आपकी बुक में इसके बारे में, अगर पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जो हम एग्जाम्पल एक देखते हैं जो इस प्रोटोकॉल को स्पेशली जो हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखा था, ऑथेंटिकेशन के लिहाज से पैप का देखा था और आईपीसीपी का देखा था, वो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो कहते हैं जी लेट्स गो थ्रू द फेजेस जो नेटवर्क लेयर जो है वो पीपीपी कनेक्शन बनाने के लिए करती है। बजाय से हम इसको पढ़ें, हम डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं और वहां से समझते हैं। ये एग्जांपल है। अच्छा, सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर आप देखें पीपीपी के पैकेट में जो, वो तो फ्लैग और बाकी चीजों को पता है, जो प्रोटोकॉल की फील्ड है वहां लिखा हुआ C021, और C021 जो है
वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर आप वो जो मैंने एक लिस्ट शेयर की थी, अगर वहाँ देखें तो C021 इज फॉर LCP, उसने नीचे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ C021 है तो इसका मतलब क्या है, ये LCP का पैकेट है। और LCP के पैकेट के अंदर क्या होता है, इधर कोड होता है, आईडी होता है और लेंथ होता है और यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। कोड लिखा हुआ है 1, LCP के प्रोटोकॉल पैकेट के अंदर अगर कोड 1 हो तो उसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट, ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ मैं बताता हूँ आपको इसको एनोटेट करके, ये जो C021 है ये हमें बताता है कि पैकेट LCP का है, और ये जो है ये कोड है 01, ये बता रहा है कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट का पैकेट है और उसमें कुछ ऑप्शंस जा रहे होंगे, वो यहाँ गए। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर ने एक कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट का पैकेट यहाँ भेजा। अब अगर यहाँ से मैं LCP और ये कॉन्फ़िगर रिक्वेस्ट जो है ये नाम हटा लूँ तो खाली ये वैल्यूज देख के हमें पता चल जाएगा कि ये बेसिकली पैकेट किस किस्म का पैकेट है। ये बेसिकली पैकेट जो है ये एक कॉन्फ़िगर रिक्वेस्ट है, LCP लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर रिक्वेस्ट। अच्छा, अब उसने चेक किया कि हाँ जो इसने पैरामीटर्स बताए हैं वो ठीक है या नहीं है, रिक्वेस्ट तो वो पैरामीटर्स डेटा रेट कितना होगा, ठीक है जी बात, और उसको टाइम स्लॉट भी दे दी अगर वो TDM है, फ्रीक्वेंसी स्लॉट दे दी अगर वो FTM यूज कर रहा है, जो भी वट एवर यूज कर रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है तो वो उसको एक कोई हॉप स्लॉट देगा, कोड देगा उसके लिए। कहने का मतलब है कुछ भी उसने यहाँ पे उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की, वो सारे करके, और अब वो उसको रिप्लाई कर रहा है फ्लैग फ्लैग। और ये C021 मतलब ये भी एक LCP का पैकेट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इसमें जो रिप्लाई के अंदर कोड है 02 क्या कहता है, कॉन्फ़िगर एक्ट का ये कोड है, कॉन्फ़िगरेशन एक्ट जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वेस्ट की थी और उनकी जो डिटेल थी वो यहाँ ऑप्शंस की फील्ड में थी। क्योंकि ऑप्शंस की फील्ड में अगर आपको याद हो वो टेबल जो है आपका 11.2 उसको आप देखेंगे, उसमें ऑप्शन में लिखा होता है कि हम पे लोड साइज मैक्सिमम 1500 है, अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा यूज करेंगे, पैप यूज करेंगे या चैप यूज करेंगे, या नन भी हो सकता है कि नन का मतलब कोई नहीं यूज करेंगे, प्रोटोकॉल फील्ड में कंप्रेशन करनी है कि नहीं करनी, टेस्ट एंड कंट्रोल कंप्रेशन कर, इस तरह की चीजें होती है बेसिकली। तो ये सारी बातें उन्होंने निगोशिएट कर ली और वो एक्ट हो चुका है। अब ये जो अथेंटिकेशन है यहाँ पर होने के बाद एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जो है वो इधर इसको रिसीव हो गया, तो इधर से रिस्पॉन्स भी आई है। अब इन दो पैकेट के तबादले से क्या हुआ, इस्टेब्लिश ऑफ द लिंक हो गया कि लिंक इज इस्टेब्लिश, एक्चुअली लिंक इस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन द टू पार्टीज। अच्छा, अभी अथेंटिकेशन नहीं हुई, यानी कि अभी अलाउ नहीं हुआ कि अच्छा आप डाटा भेज दें, डाटा अभी नहीं भेज सकते, अभी तो सिर्फ लिंक इस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ यहाँ से वहां पर किन पैरामीटर्स के साथ चीजें डाया करेंगे। अच्छा, हो गई बात। अब अगली बात में वो अथेंटिकेशन की तरफ जाएगा। अगर आपको वो डायग्राम याद हो जो मैंने बताई थी आपको 11.21, इसमें हमने भी अभी देखा था वो डेड स्टेट, अथेंटिकेट स्टेट, ओपन स्टेट, वो वाली जो स्टेट, टर्मिनेट वाली स्टेट भी थी उसमें। अच्छा, अब वो बेसिकली क्या कर रहा है कि अब C023 जो है ये बताता है कि बेसिकली 23 अगर हो, ये है C023 का मतलब है पैप, ठीक है जी बात। C023 का मतलब है पैप का है, और C0 नहीं, C223 हो तो ये होता है चैप, और अगर C023 हो तो ये होता है पैप। तो बेसिकली यहाँ पर पैप का प्रोटोकॉल यूज किया गया, इसलिए देखिए ये नंबर हमें बता रहा है कि ये पैप का प्रोटोकॉल है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ बाद में देखा, हमने पहले कंफर्म किया कि ये हमारे जो पास लिस्ट है उसके मुताबिक C023 अगर प्रोटोकॉल फील्ड में हो तो यहाँ जो पैकेट होगा वो किसका होगा। तो अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट क्या यूज हुआ, PPP। अगर देखें आप सब सब पैकेट जो है वो PPP कैरी करके लेके जा रहा है फ्रॉम वन एंड टू अदर, लेकिन हर पैकेट के अंदर यहाँ पर इस जगह पर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के पैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं। ऐसी है ना जी बात, जैसे कि इस फेज के अंदर आपको LCP के नजर आए और इस फेज के अंदर आपको किसके नजर आ रहे हैं, पैप के। अच्छा, और नेक्स्ट फेज में आपको किसी और प्रोटोकॉल के नजर आएंगे, वो हम देख लेंगे कि किस प्रोटोकॉल। ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि थ्रू आउट इस्तेमाल, तो PPP जो है वो हर पैकेट कैरी करके लेके जा रहा है, लेकिन हर दफा जिस फेज में वो होगा उसके हिसाब से वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल को कैरी करके लेके जाता है। और वो कहाँ होता है पैकेट, वो पूरे का पूरा पैकेट आपको उसके यहाँ इस पोर्शन में नजर आता है। तब हम बात करते हैं कि यहाँ पर उसने C023 पैकेट भेजा, इसको पैप के जरिए से ऑथेंटिकेट करना चाह रहा है। और
यहाँ पे कोड उसने लिखा है 01, और टैप में हमने देखा था कि कोड आप 1 लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट। उसने यूजर नेम पासवर्ड भेज दिया, उसने ऑथेंटिकेट कर लिया, और यहाँ पे कोड के रिप्लाई में उसने क्या भेजा है, ऑथेंटिकेट एक्ट। ठीक है, ये बात ऑथेंटिकेट एक्ट जो है यहाँ पे कोड 2 होना चाहिए, ये 1 नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली इसका यहाँ पर 2 लिखा होगा, ये 1 नहीं है। यहाँ पर बेसिकली ये जो इसमें लिखा हुआ है कि ये 1 है, दिस इज नॉट 1, दिस इज एक्चुअली 2। कि वो रिप्लाई आ रहा है। देखिए अब हमें इस चीज का अंदाजा हो गया कि क्योंकि ऑथेंटिकेट ऐप का पैकेट है तो द कोड मस्ट बी 02। तो हमें देखें यहाँ पे मिस्टेक भी नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि एक्चुअली ऑथेंटिकेट का कोड 02 है। ये बुक में हमने भी अभी पढ़ा है, अगर आपको याद हो प्रीवियस स्लाइड। और ऑथेंटिकेट नैक अगर होता तो उसका कोड 03 था। पैकेट यहाँ पहुंच गया, तो इसका मतलब यह है कि इन दो पैकेट्स के तबादले के नतीजे में क्या हुआ, हमारा अब ऑथेंटिकेशन भी हो गई। मतलब पहले फेज में लिंक बना, लिंक कहने का मतलब ये कि अब पैकेट्स आपस में भेज सकते हैं, तबादला ख्याल हो सकता है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हुई, ऑथेंटिकेट हो गया। अब जो है बेसिकली वो क्या, कौन सा फेज है इसके बाद, याद है आपको, हमने बात की जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा फिर वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस मंगवाएगा। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मंगवाने के लिए क्या करता है जी, हाँ जी क्या करते हैं, आईपीसीपी प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी कंट्रोल प्रोटोकॉल। बेसिकली इसका काम होता है, क्या काम होता है जिसका अगर आपको याद हो, हमने बात की थी, इसका काम होता है आईपी की कॉन्फ़िगरेशंस लेके आना। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, 8021 आईपीसीपी प्रोटोकॉल का पैकेट भेज रहा है, और कोड क्या लगा रहा है, 01। और 01 के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आईपीसीपी के पैकेट में कोड 01 हो, अगर अच्छा देखें तकरीबन तमाम तरह के पैकेट्स के अंदर कोड 01 का मतलब रिक्वेस्ट ही होता है, और कोड 02 का मतलब पॉजिटिव एक है, और कोड 03 का मतलब नेगेटिव एक होता है, मतलब पैकेट नहीं मिला या अलाउ नहीं है। जा रही बात, ये चीज़ है। तो आईपीसीपी के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि 1 का मतलब रिक्वेस्ट है, 2 का मतलब एक है, और 3 का मतलब नेक है। तो उसने 1 भेजा, 1 का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई और ऑप्शंस भेज दिए कि हाँ जी ये, और यहाँ से नेटवर्क ने ये कंफ्यूजन ऐड कर ली। ये देखिए अब यहाँ कोड सही लगा हुआ है 0। तो अब इसका मतलब इस फेज में क्या हुआ कि नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई है। इसके बाद क्या होगा, अब वो यूजर डाटा भेज सकता है। और अब जो नेक्स्ट आईपीपी के जो पैकेट होंगे, नेक्स्ट वाले पीपीपी के नेक्स्ट पैकेट्स के अंदर क्या होगा जी, सूरत हाल ये होगी कि जो पीपीपी के पैकेट्स होंगे उसके अंदर आईपी का डाटाग्राम, यानी कि यूजर का डाटा होगा जो वो कैरी करके लेके जा रहे हैं। यानी कि ये वाली सूरत हाल होगी यूजर डाटा, देखिए आईपी डाटाग्राम होगा इनकैप्सुलेटेड इन पीपीपी फ्रेम। तो सारा काम थ्रू आउट पीपीपी कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर डाटा कैरी करके देता है। अच्छा, पीपीपी के जरिए से हमें फायदा क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो सबको लेके जाता है। अदरवाइज क्या होगा, जो सर्वर है उसको ये सारे प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो ये बात आसान है कि आप एक प्रोटोकॉल बना लें जो कि आपके 20-30 से भी आपके 100 प्रोटोकॉल हों, उन सबको कैरी करके ले जाए। या ये चीज आसान है कि आप का जो दूसरे एंड पे आपको वो सारे 100 प्रोटोकॉल जो आपके पास चल रहे हैं वो सारे उधर भी चलने चाहिए। या ये बात आसान है, डेफिनेटली आप सर्वर के ऊपर एक प्रोटोकॉल चलाएंगे पीपीपी, बाकी सारे उसके क्या हैं, उसके पैकेट्स हैं जो उसमें वो कैरी करके लेके जाता है। वो प्रोटोकॉल उसको चलाने की जरूरत नहीं होती, या जो जो उससे रेलेवेंट होंगे वो चलाएगा, जो नहीं होंगे वो आगे भेज देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल रखने का ये फायदा है कि सारे के सारे पैकेट्स इसी एक प्रोटोकॉल के जरिए जा सकते हैं। अदर एंड के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल है जो इनको रिसीव कर रहा है, वरना अदर एंड पे सब प्रोटोकॉल की मतलब अगर एलसीपी का अलग भेजेंगे तो वहां पे एलसीपी अलग काम कर रहा होगा, उसके पैकेट्स वो अलग रिसीव कर रहा होगा। इस तरह आईपीसीपी के अलग होंगे, टैप चैप के अलग होंगे। अगर हर एक प्रोटोकॉल के वो अलग अलग रिसीव करें तो फिर जो सर्वर है उसके ऊपर तो बहुत सारे प्रोटोकॉल चल रहे होंगे। अच्छा, हर यूजर के लिए, क्योंकि देखिए ना आप जो पीपीपी इसका सॉरी पीटीसीएल का जो सर्वर होगा, लेट्स से वो किसी एक मोहल्ले के तमाम यूजर्स के लिए एक सर्वर रखा हुआ है, तो अगर वो हर यूजर के लिए एक प्रोटोकॉल चलाए, ये आसान है। जब वो हर प्रोटोकॉल के लिए वो बीसीओ प्रोटोकॉल चलाएगी, जो मतलब यही सारे जो हमने नाम पढ़े हैं जिनके पैकेट वो कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। ये अगर वो कैरियर प्रोटोकॉल ना हो, पीपीपी ना हो, बल्कि ये सारे खुद से अपने पैकेट भेजें, तो फिर क्या नुकसान होगा कि ये सारे प्रोटोकॉल उधर भी चलने चाहिए पीटीसीएल के पास।
तो पीटीसीएल बेसिकली उसके पास जो लोड है वो कोई मतलब मैनी टाइम्स 10 टाइम्स या 100 टाइम्स भी कह सकते, जितने आपके प्रोटोकॉल है उतने टाइम्स वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसको सिंपल रखने के लिए ये किया गया कि एक एनकैप्सुलेशन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया, जो कि यूजर के पैकेट फ्रॉम द राउटर टू द पीटीसीएल कस्टमर लेके जाते हैं। ये एक किस्म की इनकैप्सुलेशन है बेसिकली, ठीक है कि बात, इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये नेटवर्क में इनकैप्सुलेशन इस तरीके से होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी होती है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल को इनकैप्सुलेट कर लेता है और उसके डाटा को लेके जाता है। ये हमारा सही एग्जाम्पल हमने देख ली। अच्छा ये देख लीजिए आगे, अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आईपी का प्रोटोकॉल ही चल रहा है। अगर आप देखें ये भी, सॉरी आईपी नहीं, सॉरी, यहाँ पर भी क्या चल रहा है, पीपीपी ही चल रहा है। और पीपीपी का जो बेसिकली है प्रोटोकॉल, अब वो कौन सा डाटा कैरी कर रहा है यहाँ पर, वो यूजर डाटा कैरी कर रहा है, यूडी, यहाँ यूडी लिखता हूँ, मतलब यूजर डाटा। और अगर देखें प्रोटोकॉल नंबर क्या है 0021, और हमने कहा था कि अगर 0021 इसका मतलब है कि वो आईपी का पैकेट है जो लेयर 3 से है वो कैरी कर रहा है। अच्छा ये सारे यूजर के डाटा है, तो ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अब डाटा जब ट्रांसफर हो गया, काम खत्म हो गया, तो अब वो टर्मिनेशन की तरफ जाएगा। और टर्मिनेशन के लिए क्या है, चूंकि टर्मिनेट करना है एलसीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। और जब कोड 05 होगा तो इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेट रिक्वेस्ट गई, और फिर वो कोड 06 आया तो टर्मिनेट किया है कहीं, और अब आपका कनेक्शन क्लोज हो गया। तो ये जो एग्जांपल है, इट्स वेरी क्लियर एग्जांपल कि किस तरीके से आपका डाटा ट्रांसफर होता है, और ये सब प्रोटोकॉल जो है वो आप पीपीपी के जरिए से आप इसको मेंटेन करते हैं और चलाते हैं। ठीक है जी बात। ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड बुक 5th एडिशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल, क्योंकि इसमें हमने मीडिया एक्सेस कंट्रोल पढ़ना है, जहाँ पर नोड्स के दरमियान में जो होगा, जो लिंक होता है, अगर वो शेयर्ड हो, जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे केसेस में बस है या हब है या और बहुत सारी टेक्निक्स होती है, इस तरह वायरलेस मीडियम है स्पेशली, तो जहाँ पर शेयर्ड मीडियम होता है वहाँ पर टोकन रिंग में भी ऐसे ही था। तो वहाँ पर इशू ये हो जाता है कि जो मीडिया एक्सेस है वो वहाँ पे कोलिजन हो सकती है, डाटा आपस में कोलाइड कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जो है बेसिकली इसको मैक सब लेयर कहा जाता है। ये जो डाटा लिंक लेयर है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एलएलसी, और एक होता है मैक सब लेयर। तो हमने एलएलसी तो पढ़ लिया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इसमें हमने वो पिछले एचडीएलसी और वो पीपीपी वो चीज़ें पढ़ी थी। और अब हम पढ़ रहे हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि मीडिया की जो एक्सेस है वो किस तरीके से हासिल की जाती है नेटवर्क में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें दो मेथड हम पढ़ेंगे, रैंडम एक्सेस और कंट्रोल्ड एक्सेस। अच्छा, रैंडम एक्सेस जो है वो और चैनलाइजेशन भी पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, पहला सेक्शन जो होगा वो रैंडम एक्सेस पे ही है, पूरा जो है वो कंट्रोल पर, तीसरा चैनलाइजेशन के ऊपर होगा। हमारे जो प्रोटोकॉल है उनको इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है बहुत आसानी से। अलोहा जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है वो तकरीबन हर कैटेगरी में तीन तीन ही है। रैंडम एक्सेस जो है बेसिकली कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके 3 फर्दर जो उसमें कैटेगरीज हैं। अलोहा, उसमें एक प्रोटोकॉल है CSMA-CD और CSMA-CA, ये 3 प्रोटोकॉल ये हो गए। इस तरह कंट्रोल एक्सेस में जो है वो पोलिंग है, टोकन पासिंग है, रिजर्वेशन है। चैनलाइजेशन के अंदर वो FDMA, CDMA और CDMA, ये प्रोटोकॉल है जो कि हमने इनमें से कुछ चीज़ें देखी भी हुई है पहले, लेकिन उसको हम यहाँ पे मीडिया एक्सेस इफेक्टिव कर देखेंगे। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं रैंडम एक्सेस से। जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है इनको रैंडम क्यों कहा जाता है, पहले तो बात रैंडम इसलिए कहा जाता है कि जब आपका मीडियम शेयर्ड है, तो अगर तो कोई ऑर्डर सर आपकी आवाज कट रही है और बहुत स्लो भी आ रही है। तो अगर हम जो मीडिया जो है वो एक्सेस कर रहे हैं और उसमें जो एक्सेस है डिफरेंट जो रोड्स हैं उनकी एक्सेस जो है वो स्लो है, मतलब उसमें कोई सीक्वेंस हमें नहीं पता कि नोड 1, नोड 2, नोड 3 कौन पहले और कौन किसके बाद सेंड करेगा। तो यहाँ पे वो रेंडमली सेंड करते हैं कि कोई भी नोड किसी को सेंड कर सकती है।
तो इसलिए हम इस टेक्निक इन टेक्निक्स को रैंडम कहा जाता है कि इन टेक्निक्स के अंदर कोई नोड किसी भी वक्त डाटा सेंड कर सकती है और उसका डाटा सेंड करने का जो सीक्वेंस है वो रैंडम होगा। हमें पहले से पता नहीं होगा कि वो कौन सी नोड का टाइम कब होगा, यानी कि हम कोई सीक्वेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई डिफाइन नहीं कर सकते। ये रीजन है, इसको हम रैंडम कहा जाता है कब सेंड करना। तो ये टेक्निक्स जो है इनको रैंडम, ये दो फीचर है बेसिकली इसका। एक फीचर जो है ना वो ये रैंडमनेस का है कि वो कब ट्रांसमिट करेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और जो सेकंड है वो ये है कि ये भी नहीं बता सकते कि विच स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट, कि नेक्स्ट जो है डाटा अब किसकी बारी है। फॉर एग्जांपल नोड ए ने अब सेंड करना है, नोड ए कब डाटा सेंड करेगी ये भी हम नहीं बता सकते। अच्छा, अगर नोड ए डाटा सेंड कर रही है तो इस ए के बाद डाटा कौन सी नोड सेंड करेगी ये भी हम नहीं बता सकते, इसलिए रैंडम कहा जाता है। ये सीक्वेंस रैंडम होता है। अच्छा, अलोहा इसमें सबसे बेसिक टेक्निक है जो कि 1970 में हवाई यूनिवर्सिटी के अंदर, हवाई की यूनिवर्सिटी में जो है बनाई गई थी और वायरलेस नेटवर्क्स के लिए बनाई गई थी बेसिकली। ये इसमें होता है कि व्हेन स्टेशन सेंड डाटा another station may attempt to do so at the same time, the data from two station collide and become garbled। मतलब ये हो सकता है कि एक नोड डाटा सेंड करे दूसरा साथ ही भेज दे और डाटा आपस में कोलाइड कर जाए। एग्जांपल देखते हैं इसकी, यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेट से 4 स्टेशन है और स्टेशन 1 2 3 4। 1 जो है वो ग्रीन पैकेट है और 2 जो है वो ब्लू और इस रंग के अपने कलर। अब हर नोड ने दो दो पैकेट भेजने हैं। अगर आप देखें तो जब इसने पैकेट 1 भेजा, या पैकेट नंबर 1 है इसका स्टेशन 1 का, तो इसको मैं 1.1 कहता हूँ और इसको मैं 1.2 कहता हूँ, नोड 1 का पैकेट नंबर 2। तीसरा ये 2 स्टेशन का 2.1 है और ये 2.2 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह ये 3.1 होगा। मैं इसलिए नंबर लगा रहा हूँ कि फिर हम नंबरों से वो याद रखेंगे और नंबरों से याद रखना आसान होता है हमेशा। तो ये 3.2 हो गया। ये आपके पास है, ये 4.1 है, 4.1 और ये 4.2। अच्छा, अब क्या है, अब जो आपके पास ये सेशन 1 है उसने पैकेट ये अपना एक सेंड किया फ्रेम। जब उसने फ्रेम सेंड किया तो ये यहाँ से शुरू हुआ, फ्रेम यहाँ से शुरू हुआ सेंड होना और यहाँ पर ये खत्म हो गया। अगर आप देखें इस दौरान कोई और नोड डाटा सेंड नहीं कर रही तो ये सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा, मतलब नो कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन नहीं हुई। उसके बाद अगर आप देखें सबसे पहले डाटा किसने सेंड किया, स्टेशन नंबर 3 ने, ये इसने सेंड किया। लेकिन अभी इसका पैकेट कंप्लीटली सेंड नहीं हुआ था कि इन द मिडल इस टाइम पे आके इसने भी डाटा सेंड करना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी ये भी इसके भी मिडल में आके एक और नोट इसने सेंड करना शुरू कर दिया और इसने भी साथ ही शुरू कर दिया सेंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये नोड है इसने सबसे पहले डाटा सेंड करना शुरू किया था और इसका राइट था कि इसका डाटा पहले चला जाए, लेकिन इसका डाटा नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये सारे डाटा जो बाकी लोगों ने सेंड करना शुरू कर दिए सेशन ने, उसकी वजह से क्या हो गया जी, कोलिजन हो गया। और ये कोलिजन तब तक चलेगी जब तक वो सारों का ओवरलैप बाकी है। अगर आप देखें ओवरलैप इस पहले यहाँ से देखें, इस दौरान जो है, इस दौरान अगर आप देखें इस दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक इस दौरान 1 2 3 4 चारों के चार जो हैं वो आपस में उनका वो सेंडिंग का जो टाइम है वो ओवरलैप हुआ है। तो इस वक्त तो कोलिजन बहुत ज़्यादा है कि चारों स्टेशन सेंड कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान जो है, इस दौरान यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दौरान ये 2 सेंड कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, इस दौरान जो है यहाँ से यहाँ तक अब ये 3 कर रहे हैं और इससे लेकर यहाँ तक ये ये 2 नोट सेंड कर रहे हैं। लेकिन बात यह कि कोलिजन तो होती है कि अगर कोई भी दो आपस में एट द सेम टाइम डाटा सेंड कर दें तो वो कोलिजन हो जाती है। इसलिए ओवरऑल हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इस सारे के अंदर कोलिजन वाक़या हुई है यहाँ पर, और कोई भी किसी का भी फ्रेम सक्सेसफुल नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन थी वो सारी ज़ाया गई और कोई भी फ्रेम ना 1.2 से ही पहुंच सका, ना 2.1, 3.1 और ना ही 4.1। ये सब फ्रेम डिस्कार्ड हो गए, गार्बल्ड हो गए, क्योंकि कोलिजन हो गई थी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद स्टेशन 2 ने फिर हिम्मत की और फ्रेम 2.2 भेजा। अभी ये फ्रेम भेजा था इन द मिडल 4.2 ने फिर भेज दिया। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि ये वाले दोनों में भी कोलिजन हो गई। तो कोलिजन होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ भी जो डाटा था वो लॉस्ट हो गया और वो गार्बल्ड हो गया। इसका तो वो कम्युनिकेशन हमारी लॉस्ट हो, वेस्ट हो गई। फिर स्टेशन 3 ने दोबारा अपना 3.2 का पैकेट भेजा, यहाँ शुरू किया और यहाँ पे खत्म किया। अब इसके दौरान
किसी और ने डाटा नहीं भेजा, इसका मतलब यह है कि इसमें कोलिजन नहीं हुई। तो सिर्फ आप देखें कितने पैकेट हमने भेजे, तकरीबन 8 पैकेट हमने भेजे, और 8 में से सिर्फ एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 पैकेट जो हैं वो सक्सेसफुली पहुंचे हैं। जबकि ये जो 6 पैकेट हैं, ये वाले जो यहाँ पे फंसे हैं 6 पैकेट, ये 6 पैकेट जो हैं ये कोलिजन का शिकार हो गए। ठीक है, अच्छा ये है बेसिक फ्रेम्स इन प्योर अलोहा। प्योर अलोहा में ये होता है कि इस तरीके से आप उनको अलाउ करते हैं। अब इसका हल क्या है, कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर ये हम कोलिजन कैसे अवॉइड करेंगे, यहाँ पे कोलिजन हो रही है। हमने तो बेसिकली टेक्निक बनानी है, टेक्निक बनाने का मकसद है कि हम कोलिजन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो प्योर अलोहा है उसमें कुछ मैकेनिज्म रखा हुआ है। वो एक तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बेस करता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है ईच फ्रेम की फ्रॉम द रिसीवर। ठीक है जी बात। और अगर उसको उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती आफ्टर अ टाइम आउट पीरियड में कुछ टाइम के लिए, तो वो कंसिडर करता है कि जो आपने डेटा भेजा था वो नहीं पहुंचा और वो रीट्रांसमिट कर देता है। ठीक है जी बात। तो वो रीसेंड कर देता है उस फ्रेम को जो उसने भी लास्ट टाइम भेजा था। तो एक तो ये मैकेनिज्म है कि आप रीसेंड कर दें अगर आपको एक खास टाइम के अंदर पैकेट नहीं मिलता और एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं मिलता। दूसरा ये है कि इसमें ये भी है कि वो जो जो टाइम है जो जिसको आप कहते हैं कि कोलिजन जो जब होती है, जैसा फॉर एग्जांपल टाइम आउट हो गया, टाइम आउट के बाद वो क्या करता है, जो आपका जिस नोड ने पैकेट को रीसेंड करना होता है वो एक रैंडम जो है टाइम अपने पास एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। ठीक है जी बात, एक रैंडम नंबर, और उस रैंडम नंबर के मुताबिक वो उस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता है बिफोर रीसेंडिंग द फ्रेम। जब वो टाइम गुजर जाता है तो फिर वो फ्रेम रीसेंड कर देता है उस टाइम के बाद। अब इसमें बात यह कि ये रैंडम नंबर क्यों लिया, ताकि हर नोड मुख्तलिफ टाइम पे सेंड करे, सेम टाइम पे ना करे। ये भी इसलिए किया गया कि हर नोड एक रैंडम नंबर का आफ्टर डिटेक्शन के अब मुझे रीसेंड करना है, उसके बाद भी वो एक रैंडम नंबर जनरेट करके वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करता है और फिर डाटा सेंड करता है। अच्छा, उसके सेंड करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो कोलिजन होनी थी उसमें मजीद कमी वाक़ होगी, कि हो सकता है कि अगर ये रैंडम नंबर ना होता तो 2 नोड एट द सेम टाइम डाटा सेंड करते, ये पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अब चूंकि हर नोड एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट कर रही है, तो वो मुख्तलिफ टाइम पे डाटा सेंड करेंगे। अभी भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन के, फॉर एग्जांपल जो इसमें हम देखेंगे आगे जाके कि वल्नरेबल टाइम क्या होता है, कि रैंडम जो आप नंबर जनरेट करते हैं उनके दरमियान में कितना गैप होना चाहिए कम अज़ कम, ताकि कोलिजन बिल्कुल आप इंश्योर करें कि कोलिजन नहीं हो। तो बहरहाल एक टाइम जो है वो टीबी के नाम से उसे कहते हैं, बैक ऑफ टाइमर। वो हर एक नोड अपने ऊपर एक पास एक रैंडम नंबर जनरेट करती है और उस टाइम के लिए वो अपने आप को खामोश कर लेती है और उस टाइम के बाद डाटा सेंड करती है। तो 2 चीज़ें होगी, एक तो ये एक्नॉलेजमेंट, दूसरा बैक ऑफ टाइम। प्योर लोहा के अंदर जो है वो ये किया गया है कि एक और टेक्निक भी लगाई गई है कि हर जो है जब ट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन जब होगी, खास तौर पे बात हो रही है रीट्रांसमिशन की, दोबारा सेंड करना होगा। अब एक नोड ने अटेम्प्ट की, वो उसके अटेम्प्ट फेल हो गई, रीसेंड, अब वो दोबारा रीसेंड करेगा, फिर रीसेंड करेगा, जब तक उसको वहां से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी फ्रेम की, तो वो डाटा को रीसेंड करता रहेगा उसी पैकेट को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। यहाँ पर उसने एक बेसिकली के मैक्स के नाम से एक काउंटर भी रखा हुआ है, कितनी दफ़ा रीसेंड करना है, और अगर उसके बाद भी डाटा का नहीं पहुंच पाता और एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होती, तो फिर वो जो है द स्टेशन मस्ट गिव अप एंड ट्राई इट, बाद में उसको ट्राई करना चाहिए। इसका मतलब है इस वक्त वो अपना डाटा सेंड नहीं कर पा रहा, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन है या नेटवर्क अवेलेबल नहीं है या कोई और रीज़न है, इसलिए ये होता है। तो 2 बातें हमने देखी हैं, 3 चीज़ें, एक तो एक्नॉलेजमेंट, एक उसके बाद बैक ऑफ टाइमर, और एक फिर ये जो वो कितनी रीट्राई करता है, कितनी दफ़ा रीट्रांसमिट करता है। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली वो करने के बाद इंश्योर करता है कि अब कोलिजन नहीं होगी। प्योर लोहा में ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो ये टाइम जो बैक ऑफ टाइमर है टीबी, बेसिकली ये जनरेट करने का जो रैंडम नंबर जनरेट करने का एक फार्मूला होता है कि वो बेसिकली 2 raised to power k-1, 0 से लेके 2 raised to power k-1,
इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये जो नंबर बनेंगे, जितने भी ये नंबर बनते हैं, अभी इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, उनमें से कोई वो एक रैंडम नंबर पिक करता है और उतना वेट करता है। ठीक है जी बात। अच्छा, तो अब हम जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। हमने प्योर लॉ का ये एल्गोरिथम प्रोसीजर देख लेते हैं। ये है जी इसका प्रोसीजर। देखिए, के जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, कितनी आपने अटेम्प्ट करनी है। टीपी जो है वो मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम है। ये आपको पता होगा क्या होता है कि जब एक नोड से दूसरे नोड पे आपने सेंड करना है फ्रेम, तो कितने टाइम में पहुंचता है, टीपी प्रोपेगेशन टाइम। टीएफआर एवरेज ट्रांसमिशन टाइम, कि एक फ्रेम को सेंड करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, जो प्रोपेगेशन टाइम है वो मतलब कि वायर पे ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा रास्ते में। और टीएफआर का मतलब क्या है कि नोड ए को सेंड करने में कितना टाइम लगता है। टीबी क्या है, बैक ऑफ टाइमर है, और वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय टीपी और आर मल्टीप्लाई बाय टी एफ आर, इन दोनों में से किसी भी एक फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि टीबी जो है वो या तो आर को मल्टीप्लाई करते हैं टीपी के साथ प्रोपेगेशन टाइम के साथ, या फिर उसको आर को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ टी एफ आर के साथ। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और आपको आर किस तरह फाइंड करते हैं, आर जो रैंडम नंबर है वो कोई भी नंबर होगा बिटवीन 0 से लेकर 2k माइनस 1, और ये k क्या होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अब यहाँ से जरा देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो स्टेशन जो है वो शुरू में k0 होगा, कोई अटेम्प्ट नहीं है, वो सेंड करता है एक फ्रेम और वेट करता है कितना टाइम जी, 2 मल्टीप्लाई बाय टीपी। ये 2 इंटू टीपी क्यों वेट करता है, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, वो 2 टाइम्स द टीपी जो है वो प्रोपेगेशन टाइम के डबल टाइम। अच्छा, सिंपल सी बात है, उसको इतना ही वेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इतना वेट, देखें, टीपी क्या है, टीपी है प्रोपेगेशन टाइम। मैं यहाँ पे जरा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। देखिए, ये आपके पास नोड ए है और ये नोड बी है। ठीक है, डाटा यहाँ से लेके यहाँ से आपने शुरू करनी है और यहाँ पे सेंड करनी है। प्रोपेगेशन टाइम क्या होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगता है। ये है आपके पास टीपी, या प्लस टीपी है, ये टीपी। अच्छा, जब जाने में ये तो आपका फ्रेम गया, और हमने कहा था कि प्योर लॉ के अंदर एक्नॉलेजमेंट भी आनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट के आने तक वो वेट करता है। इसका मतलब है कि कितना टाइम तक उसको वेट करना चाहिए, कि फ्रेम के जाने में और एक्नॉलेजमेंट के वापस आने तक उसको वेट करना चाहिए, उससे पहले उसको टाइम आउट नहीं करना चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट जो आती है एक्ट, जिसको हम एक्ट कहते हैं, ACK एक्ट, ये एक्ट जो आती है हमारे पास, ये भी कितना टाइम लेगी आने में, टीपी। तो अब बताएं कि टोटल से कितना वेट करना चाहिए, कम अज कम टीपी जाने के लिए और टीपी आने के लिए कम अज कम 2 टाइम्स टीपी तो उसको वेट करना चाहिए, कम अज कम। इससे ज़्यादा करना चाहिए ताकि कोई सम टाइम कुछ और ग्लिचेस आ जाते हैं, कुछ और वजह से भी हो जाता है, लेकिन कम अज कम उसको 2 टाइम्स द टीपी उसको वेट करना चाहिए। तो वेल वो यहाँ पे वेट करता है कि पैकेट आ जाए। अच्छा, अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड ट्रू, अगर तो रिसीव हो गई तो फिर तक मामला ही खत्म हो गया ना, कि हाँ ठीक है, हमें तो एक्नॉलेजमेंट मिल गई और काम खत्म हो और वो कहेगा हाँ पैकेट पहुंच गया। लेकिन अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचती, तो सबसे पहले वो क्या कहेगा, k इज इक्वल टू k+1, एक इंक्रीमेंट किया, यानी कि मैं पहली दफा रीसेंड करने लगा हूँ। ये k जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट कर रहा है रीसेंड करने की। और उसके बाद चेक कर रहा है कि k की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइज है वहां नहीं पहुंचती। आमतौर पर ये k मैक्स जो है इसकी वैल्यू आमतौर पर 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है इसकी, 15। यानी कि 15 ट्राई करने के बाद हो गएगा हाँ, अब मैंने 15 टाइम्स ट्राई कर लिया है तो मुझे अबॉर्ट कर देना चाहिए। अब वो उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए, यहाँ से शुरू कर देना दोबारा से, क्योंकि उसने ये सारा काम करने में 15 दफा कोशिश कर ली है और 15 टाइम्स कोशिश करने के बावजूद भी उसका डाटा सेंड नहीं हो रहा, तो इसलिए उसको अबॉर्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर अभी आपकी जो ट्राई है वो के जारी बात है, अभी हमारे पास एक वैल्यू तो नहीं है, जारी बात है, जिन्होंने स्टार्ट किया एक इंक्रीमेंट किया तो 1 होगी, तो ये कहेगा फॉल्स, अभी आपकी ट्राइज खत्म नहीं हुई, तो अभी आप मजीद ट्राई कर सकते हैं। ये ऊपर गया, इसने चूज आर किया, आर को चूज कैसे करेगा, ये वही यहाँ से करेगा कि एनी नंबर बिटवीन 0 से लेकर 2k-1 चूज किया। फिर टीबी टाइम तक वेट किया, ये टीबी क्या था, वो बैक ऑफ टाइमर, बैक ऑफ टाइमर। और टीबी किस तरह निकालेगा, वो टीबी निकालेगा या तो आर को टीपी से मल्टीप्लाई करके या आर को टी एफ आर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि टीबी इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि टाइम्स टी हो सकता है ये, या फिर और 2 टाइम्स
TFR हो सकता है, ये फ्रेम टाइम FR TFR हो सकता है। और फिर वेट करने के बाद क्या करें, सेंड कर दे, फ्रेम को सेंड कर दे उसके बाद फ्रेम। ठीक है, इस तरह वो करता रहेगा रीट्राई जब तक उसका डाटा नहीं पहुंच रहा या फिर उसकी नंबर ऑफ ट्राइज ना खत्म हो जाए। तो इस तरीके से वो इंश्योर करता है कि नहीं होगी। दिस इज द मेथड और प्रोसीजर फॉर प्योर लॉग। ठीक है जी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, स्टेशन ऑन अ वायरलेस अलोहा नेटवर्क आर अ मैक्सिमम ऑफ 100 किलोमीटर अपार्ट। दोनों में फासला कितना है, 600 किलोमीटर का फासला। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में। तो ये हमारे पास नोड ए है और ये हमारे पास नोड बी है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है ये वो है 600 किलोमीटर, 600 km, ये km 600 किलोमीटर। If we assume that signals propagate at speed of light to 3 into 10 raised to power 8 millisecond, we find TP प्रोपेगेशन टाइम हम कैसे निकालते हैं, वो पता है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम करके, तो 2 मिलीसेकंड। तो इसका मतलब है कि जो टीपी आपके पास है, टीपी प्रोपेगेशन टाइम, वो हमें निकालना नहीं पड़ा क्योंकि उसने खुद निकाल के दे दिया। अगर अगर ये वो ना निकालता तो फिर हम ये खुद निकाल लेते। ठीक है जी बात, उसने हमें निकाल दिया, हमने कहा ठीक है ओके। तो ये यहाँ पे हमें टाइम निकालना। अच्छा, ये टीपी निकाल रहा है इस तरीके से, 2 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 2 मिलीसेकंड, यानी कि फ्रेम के वहां पहुंचने में नोड ए से बी तक 2 मिलीसेकंड टाइम लगता है, 2 ms। अच्छा ओके, फॉर के इज इक्वल टू 2, यानी कि आप मैक्सिमम 2 ट्राई करेंगे। तो के इज इक्वल टू क्या है जी, 2 है आपके पास, 2 ट्राई आपकी मैक्सिमम है। तो फिर वो जो रैंडम नंबर आर था वो क्या होता था, वो होता था एनी नंबर बिटवीन 0 से लेकर कहाँ तक जी, 2 रेज टू पावर -1। अब आप बताएं 2 पावर के, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 -1, यानी कि 4 -1 यानी कि 3। यानी कि r इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 3। तो कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू एक्चुअली अ सेट। r एक सेट होता है बेसिकली, 0 1 2 और 3। रैंडम नंबर में जो चूज करेगा वो इनमें से कोई हो सकता है, या वो 0 चूज कर ले, या 1 या 2 या 3। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि r जो होगा बेसिकली 0 1 2 3 हो सकता है। रेंज जो है फॉर r वो ये हो जाएगी। दिस मीन्स दैट टीबी, अब टीबी क्या होता है, टीबी कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो। टीबी होता है आपके पास वो जो हमने फॉर्मूला देखा था कि टीबी इज इक्वल टू एक्चुअली 2 टाइम्स r, ऐसे है 2 मल्टीप्लाई बाई r टीबी। ठीक है जी भाई, क्योंकि टीबी हमने देखा था कि टीबी इज इक्वल टू सॉरी नॉट, ये मैंने गलत कर दिया, ये 2 नहीं है, टीबी इज इक्वल टू, ये फार्मूला थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है, फार्मूला है r, टीबी इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी बात, या तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर लें या टी एफ आर से कर लें। अब चूंकि हमें फ्रेम टाइम नहीं दिया हुआ, टी एफ आर नहीं दिया हुआ, लेकिन टी पी दिया हुआ है, तो हम टी पी को यूज करेंगे। तो आर मल्टीप्लाई बाई टी पी, ये है जी आपका टी पी जो बैक ऑफ टाइम है। अच्छा, तो फिर अब आर की वैल्यू क्या है, आर टी पी की वैल्यू तो ये 2 मिली सेकेंड है, आर की वैल्यू क्या है, वो ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। इसलिए क्या होगा कि बेसिकली टी बी जो है वो भी एक सेट बन जाएगा ऐसे ही। ठीक है जी बात, जब आप आर को 0 रखेंगे और टीपी को क्या रखेंगे जी, टीपी तो हमेशा एक ही होगा ना, 2 होगा, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा 0। एक तो टीबी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है जब आप आर को 0 चूज करेंगे। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है जी, कि ये जो आपके पास आ, है आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो जब 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब टीबी के लिए 2 मिली सेकेंड भी हो सकती है, और ये है ना, ये मिली सेकेंड में अगर आपको याद हो, सॉरी मैं इसको यूज करता हूँ,
ये मिली सेकेंड में है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे टीपी की वैल्यू क्या है 2 मिली सेकेंड, तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास वो मिली सेकेंड में आएगा। ये तो ये 0 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड इस तरह बन गया। अच्छा, हो सकता है कि आर की वैल्यू जो है वो 1 ना उठाए, वो 2 उठा ले, ये हो सकता है। ठीक है जी बात। अगर उसने 2 उठा ली, यानी कि ये वाली वैल्यू हम यूज़ कर चुके हैं, ये वाली भी यूज़ कर चुके हैं, अब हम ये वाली यूज़ करेंगे। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2, ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 भी हो सकती है वैल्यू, तो ये 4 हो गई। ठीक है। अगर इसी तरीके से वो 3 उठा लेगा तो क्या बनेगी, 3 × 2 यानी कि 6। तो बेसिकली जो टीबी की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 0246, ये 0246 इनमें से कुछ होगा मिली सेकेंड। तो बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द रैंडम फ्रेम, तो इस तरीके से बेसिकली अगर हम ये मैंने कैलकुलेट किया है कि के क्या होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यहाँ से ए से बी तक डिस्टेंस है, दरमियान में ये क्या है, ये टीपी है। टीपी किसको रिप्रेजेंट करता है जी, टीपी रिप्रेजेंट करता है प्रोपेगेशन टाइम को, ये डिस्टेंस है। अब वो बता रहा है कि कितने हो, तो आर कैसे निकालेंगे, आर तो हम वही है 0 से लेकर 2k-1 हमने निकाल लिया 3। आर की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, 0 1 2 3। ठीक है। सिमिलरली टीबी की वैल्यू क्या हो सकती है, टीबी की वैल्यू हो सकती है, वो भी एक पूरा सेट होगा। जब 0 होगा तो फिर ये वैल्यू आएगी, 1 होगा तो ये आएगी, 2 होगा तो ये आएगी, 3 होगा तो ये वैल्यू आएगी। इस तरीके से कुछ भी, तो हमने ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर थी प्रीवियस स्लाइड में, वो हमने सारी कर ली। ठीक, मैंने कहा था एग्जाम्पल से हम समझेंगे ये वाली चीज़ें। ये किस तरह काम करेगा, टीपी कैसे निकालेंगे, कि टीबी क्या होगा, के मैक्स को पता ही है 15 होगा। तो ये एल्गोरिथम इस तरीके से काम कर रहा है कि बेसिकली वो फ्रेम सेंड करता है, वेट करता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो फिर वो इंक्रीमेंट करेगा एक के में, और चेक करेगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू तक तो नहीं चला गया। अगर नहीं गया तो वो आर को चूज करेगा, आर रैंडमली करेगा। ठीक है ना, इस तरह देखा था कि वो 0 1 2 3 के अंदर कोई नंबर भी चूज कर सकता है। लेट्स से वो 0 चूज करता है, इसका मतलब क्या है कि सेंड इमीडिएटली। अभी तो वो जब टीबी निकालेगा, टीबी का कैसे निकालते हैं, r × 2 टीबी, तो उसके लिए 0 के लिए वैल्यू क्या आई थी, याद है ना आपको, टीबी के लिए 0 ही आई थी। तो वो इमीडिएटली सेंड कर देगा विदाउट एनी डिले। और जिसके पास आर की वैल्यू 1 आएगी, वो मतलब उसके हिसाब से वेट करेगा और सेंड करेगा। सब नोड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो सेंड करेंगी, प्रोवाइडेड कि सब जो है वो डिफरेंट नंबर चूज करें। अगर दो नोड्स ने गलती से दो सेम रैंडम नंबर चूज कर ली, फॉर एग्जांपल नोड 1 ने भी, ए ने भी 0 चूज कर लिया, बी ने भी 0 चूज कर लिया, तो फिर collision हो जाएगी। जब फिर दोबारा कोलिजन होगी तो फिर भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, और जब एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी तो वो फिर सेंड करेगा। ठीक है, इससे वो ट्राइज करता रहेगा और 16 के बाद अबॉर्ट करता है। ये हमारे पास है इसका। तो अब हम बात करते हैं वो जो वल्नरेबल टाइम की हमने बात की थी, कि वल्नरेबल टाइम क्या होता है, यानी वो जो रैंडम नंबर करना चाहिए वो कितना करना चाहिए, टी यानी कि जो वल्नरेबल टाइम क्या है वो कितना चूज करना चाहिए, वो हम देख रहे हैं कि वल्नरेबल टाइम जो है इज द लेंथ ऑफ टाइम, ये बेसिकली वो टाइम की लेंथ होती है इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। यानी वी अज्यूम कि जो स्टेशन है वो फिक्स जो है लेंथ का फ्रेम सेंड करता है। अच्छा, तो ये जो बेसिकली है ना वो वल्नरेबल टाइम होता है कि जिसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वी अज्यूम दैट स्टेशन फिक्स लेंथ फ्रेम भेजते हैं, और जो TFR है वो बेसिकली क्या है, फ्रेम सेंड करने में जितने सेकंड लगते हैं, फ्रेम का टाइम है, फ्रेम सेंड करने में टाइम लगता है, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम। अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि अगर आप नोट करें कि बी जो नोड है, यानी कि नोड ए ने डाटा ट्रांसफर शुरू किया यहाँ से और वो यहाँ पे खत्म होगा, बी ने यहाँ से शुरू किया टी टाइम पे, तो नोड बी जो है वो टी टाइम पर यहाँ पे अपना सेंड करना शुरू करती है यहाँ पे, और फिर उसका डाटा यहाँ पे खत्म होता है। इसका मतलब है कि इस दौरान में टी से लेके टी प्लस TFR, ये उसने क्यों किया, क्योंकि हमने कहा है कि एक फ्रेम को सेंड करने में टाइम लगता है, वो है TFR। तो TFR क्या है, वो टाइम जो एक फ्रेम सेंड करने में टाइम लगता है। तो यहाँ से लेके टी से लेके ऑनवर्ड्स कितना टाइम जी, TFR तक, इस दौरान कोई और डाटा सेंड ना करे, क्योंकि बी कर रहा है, ना ए करे ना सी करे, कोई भी ना करे। तो एक तो ये आपके पास वल्नरेबल टाइम में एक तो ये है कि टी से इस तरफ ऑनवर्ड्स भी TFR इतना टाइम जो है और सेंड ना करे, इतना टाइम।
और ये टाइम कितना है, TFR के बराबर, ठीक होगी बात, TFR। अच्छा, और ना ही उससे पहले कोई सेंड करे TFR, उसकी क्या वजह है, देखिए टी अगर देखें ना, इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि ये टी है और ये टाइम क्या है, ये टाइम है टी प्लस TFR, और ये टाइम कितना है, टी माइनस TFR, यानी कि ना उससे TFR टाइम पहले को सेंड करे ना बाद में। क्यों, उसकी वजह ये देखिए, अगर इसने ये फ्रेम यहाँ से शुरू किया होता, यहाँ से शुरू किया होता, फॉर एग्जाम्पल ये ए, बिल्कुल टाइम पर उसका फ्रेम पहुंच जाता, ऐसे ही है ना, ए ने कर, तो इस टाइम के बाद कभी फ्रेम करना सेंड करना शुरू करे, चाहे वो जरा सा लेट, उसने इतना सा लेट करता है एरे, उतना ही ओवरलैप हो जाएगा। ये देखिए अगर आप, क्या मतलब है कि जरा सी क्लियर होगी लेकिन फ्रेम आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, सारी एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर दिस टाइम, यानी कि इस टाइम के से पहले तो कोई सेंड कर सकता है, लेकिन इस टाइम के बाद कोई यहाँ पर सेंड ना करे। और ये कितना टाइम है, ये भी TFR है। तो बेसिकली वर्नरेबल टाइम क्या है कि जिसके दरमियान में जो है बेसिकली कोलिजन हो सकती है, कि बी का जो डाटा है वो कोलाइड कर सकता है दूसरों के साथ, वो है TFR टाइम उससे पहले और TFR टाइम। तो टोटल कितना बन जाएगा वर्नरेबल टाइम, टोटल वर्नरेबल टाइम वुड बी 2 टाइम्स TFR, यानी कि TFR प्लस TFR, एक दफा TFR टाइम टी के बाद और टी से पहले। टी के बाद किस लिए है, वो इसलिए है कि अब टी के बाद वाला जो TFR है ये इसलिए वेट करना है कि इस दौरान बी अपना डाटा सेंड कर रहा है, और जो भी सेंड करेगा वो बी के साथ ओवरलैप कर जाएगा। और टी से पहले क्यों, कि कोई और सेंड कर रहा होगा, तो क्या होगा, तो उसकी उसकी अभी ट्रांसमिशन खत्म नहीं हुई होगी कि बी अपना डाटा सेंड करना शुरू कर देगा, इसलिए TFR पहले तक भी कोई सेंड ना करे, उससे पहले सेंड करे, लेकिन TFR जो है टी से पहले TFR टाइम के दौरान कोई और सेंड ना करे। इसलिए वर्नरेबल टाइम जो है वो है 2 into TFR, यानी इस दौरान कोई और डाटा सेंड नहीं करेगा, सिर्फ बी करेगा। ठीक है जी बात। तो एग्जाम्पल करते हैं को इसके हवाले से करते हैं एग्जाम्पल, इस साइड के हवाले से। सो अ प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट्स frame on a shared channel of 200 kilobits. What is the requirement to make the frame collision free? हमें क्या करना चाहिए कि फ्रेम जो है वो collision free रहे। कि 200 बिट का एक फ्रेम है, फ्रेम का जो लेंथ है वो 200 बिट है, और चैनल का रेट जो है वो है 200 किलोबिट्स पर सेकंड। ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है कि 200 के कितना होता है, कितने बिट्स वो सेंड कर सकता है, एक सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है जी बात, वो अच्छा, हमने कितनी बिट सेंड करनी है, एक फ्रेम में कितनी होती है, 200 बिट। तो हम इस 200 को यहाँ रखेंगे और इस 10⁻³ को उधर ले जाएंगे, ऐसे ही है ना। जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 200 बिट को सेंड करने में टाइम लगता है इज इक्वल टू, ये 10⁻³ इधर है, उस जगह क्या हो जाएगा -3, तो ये बन जाएगा 10⁻³ सेकेंड। और हमें पता है कि -3 किसके बराबर होता है, -3 बराबर होता है मिली सेकेंड। तो ये बन जाएगा 1 मिली सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक फ्रेम सेंड करने में टाइम लगता है, इसको हम क्या कह रहे थे, TFR, यानी फ्रेम सेंड करने का जो टाइम है, एक फ्रेम को सेंड करने में टाइम लगता है वो है ट्रांसमिशन टाइम, वो है फ्रेम TFR। TFR क्या है जी, एक फ्रेम को जिसका साइज क्या है 200 बिट सेंड करने में कितना टाइम लगता है, 1 मिली सेकेंड टाइम लगता है। और हमने पढ़ा था कि कोलिजन फ्री करने के लिए वर्नरेबल टाइम जो है, जिसको हमने VT कहा था, वो कितना होता है, वो कम से कम होता है 2 टाइम्स, वो हमने अभी अभी देखा था पिछली स्लाइड में, TFR, 2 टाइम्स TFR। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मिली सेकेंड, क्योंकि ये हमें पता है कि TFR 1 मिली सेकेंड के बराबर है। इसके बाद वर्नरेबल टाइम जो है बेसिकली वो क्या है, 2 मिली सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नो स्टेशन शुड सेंड डाटा
जो है वो जारी बात है, हमने वो बात की थी ना अभी कि टी के बाद भी टी एफ आर टाइम तक कोई ना भेजे और टी से पहले भी कोई ना भेजे, यानी 2 मिली सेकेंड इसलिए हुआ कि 1 मिली सेकेंड बिफोर और 1 मिली सेकेंड आफ्टर कोई और डाटा सेंड नहीं भेजेगा, इसलिए कम से कम जो है वो 2 मिली सेकेंड तक उसको वेट करना होगा कि ये 2 मिली सेकेंड इस तरह नहीं है किसी से, ये उसके डाटा के सेंड करने, यानी कि जो नोड डाटा सेंड करना चाह रही है वो जब डाटा सेंड करे तो उसके सेंड करने से पहले 1 मिली सेकेंड और उसके सेंड करने के बाद 1 मिली सेकेंड तक कोई और डाटा ना भेजे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 1 मिली सेकेंड बिफोर, 1 मिली सेकेंड आफ्टर, 2 मिली सेकेंड। तो 2 मिली सेकेंड जो ये वाले हैं इनमें कोई और डाटा सेंड ना करे अगर, तो फिर गारंटी है कि देयर विल बी नो कोलिजन। ठीक है जी, बात ये है बात इसमें। अच्छा जैसे क्लियर करता हूँ, तो ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि नो स्टेशन शुड सेंड 1 मिनट बिफोर दिस स्टेशन और 1 मिनट आफ्टर दिस स्टेशन, ये सारा यहाँ लिखा। ओके बिस्मिल्लाह। अच्छा तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल हमने करनी है वो है अ प्योर लोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम, यानी कि फ्रेम साइज वही है 200 बिट उसका फ्रेम का साइज है और नेटवर्क जिसकी डाटा रेट भी वही है। तो इसमें हमें पता है कि वो टीपी जो होगा वही, जैसे हमने 1 मिली सेकेंड निकाला था वही होगा। प्रोपेगेशन टाइम जो है वो पी वो आपके पास सॉरी प्रोपेगेशन टाइम नहीं, फ्रेम टाइम टी एफ आर जो है टी एफ आर। तो ये पता लग गया हमें कि इस एग्जांपल टी एफ आर जो है टी एफ आर वो 1 मिली सेकेंड है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो ये 1 मिली सेकेंड मैंने कैसे निकाला ना, ये थोड़ा सा रिवाइंड करके प्रीवियस एग्जांपल देख लेना कि कैसे निकाला। ठीक है, तो टी एफ आर इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड यहाँ से पता लग गया। व्हाट इज द थ्रूपुट इफ द सिस्टम, ठीक है ये बात, system all station produces 1000 फ्रेम और 5000 फ्रेम और 250 फ्रेम। ये थोड़ी सी एक चीज़ है जो हमें करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये समझ आ रही है कि हमें चूंकि फार्मूला एक इसका है थ्रूपुट कैलकुलेट करने का वो नहीं पड़ा, वो इसमें यहाँ नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है, फार्मूला नहीं दिया इसमें। अच्छा मैं देखता हूँ फार्मूला किधर गया, फार्मूला नहीं दिया हुआ। अच्छा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या फार्मूला है कैलकुलेट करने का। मैं यहीं पे इसी एग्जांपल में लिख के बताता हूँ, ये वाली जो हमने अभी करनी है। ठीक है जी बात, ये वाली ये एग्जांपल हमने, फार्मूला ये है थ्रूपुट का। थ्रूपुट किसे कहते हैं पता है आपको? थ्रूपुट कहते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड जो उसने भेजे हैं, बेसिकली ये है थ्रूपुट। थ्रूपुट ऑफ प्योर लोहा जो है वो ये है कितनी उसकी है सेकंड अलोहा की टेक्निक को यूज करके आप सेंड कर सकते हैं। तो लेट्स से जी जो है, जी इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि टी एफ आर है उस टाइम के दरमियान दोबारा पड़ेगा। मैं मिटा दूंगा इसको लिख के, फार्मूला सिर्फ रखेंगे बाहर सारा। तो जी जो है वो यहाँ पर रखा है किधर, मैं जी टू एक्चुअली ये है एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम, एक जो है नंबर ऑफ फ्रेम एफ लिखता हूँ फॉर द फ्रेम। चलो एफ ए, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पहले मैं पेज करता था, मैंने कहा यही लिख दिया करेंगे क्योंकि लिख सकते हैं। तो जी इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स। ठीक है जी बात ये है। और ये किस टाइम में, ड्यूरिंग सॉरी ड्यूरिंग जी ड्यूरिंग पी एफ आर टाइम, यानी कि एक फ्रेम। ठीक है जी बात, पी एफ आर एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड, इसलिए आया मतलब यहाँ पे कि एक जो बेसिक सोर्स है जो फ्रेम जनरेट कर रहा है वो फ्रेम जनरेट कर लेता है कितने डी फ्रेम वो जनरेट कर लेता है ड्यूरिंग टी एफ आर टाइम, यानी कि आपका है जो डाटा सेंड करता है वो करता है उतने ही टाइम में
वो जो प्रोड्यूसर है फ्रेम प्रोड्यूस कर रहा है वो जी नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो प्योर अलोहा का जो फॉर्मूला है वो ये है कि S इक्वल्स टू, उसकी जो थ्रूपुट है S इज इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई बाय E रेज टू पावर, एक मिनट, E रेज टू पावर -2G -2 और इधर ये G, ये है जी फार्मूला। ये प्योर अलोहा का फार्मूला है फॉर द थ्रूपुट। ठीक है ये बात। अब ये फार्मूला हम यूज करेंगे और बस कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी थ्रूपुट है, वो क्या आएगी, देख लेते हैं कितनी आएगी। ठीक है जी भाई, ओके। अब उसने कहा, अब उसने एग्जांपल में क्या कहा है कि 1000 फ्रेम, ए ऑप्शन कहा है कि अगर 1000 फ्रेम यानी कि अगर G इज इक्वल टू 1000 हो, यानी कि पार्ट ए में अगर हम देखें उसने कहा है कि इफ G इज इक्वल टू, यानी कि जो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रोड्यूस्ड हैं अगर वो 1000 हो, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि G की वैल्यू क्या है 1000 है। अगर 1000 फ्रेम वो TFR टाइम में, और TFR टाइम कितना है वो भी पता है, अभी यहाँ बताया हमें TFR टाइम कितना है जी, हमने अभी मैंने आपसे बात की थी कि TFR टाइम जो है वो बराबर है हमारे पास 1 मिली सेकेंड के बराबर, 1 मिली सेकेंड। तो TFR टाइम पता है हमें। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, इस 1 मिली सेकेंड के दौरान वो 1000 फ्रेम प्रोड्यूस कर लेता है। अच्छा, अच्छा हाँ सॉरी, इतने फ्रेम्स, ये मैंने बुक में देखा अभी, मैं साथ बुक को देख रहा हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ से ना बैक करके जब हम लिख रहे हो तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं जरा वो स्टेटमेंट बुक से पढ़ रहा था। तो ये है बेसिकली 1000 फ्रेम पर सेकंड, हाँ 1000 फ्रेम पर सेकंड वो जनरेट करता है, ये जी नहीं है सॉरी, तो इसलिए हमें इसको बताना होगा कि दिस इज नॉट जी, दिस इज गिवन के अगर आपका सोर्स जो है उसका फ्रेम प्रोड्यूस करने का जो उसका टाइम है वो ये है, रेट जो है रेट वो है 1000 फ्रेम पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 सेकंड में 1000 फ्रेम प्रोड्यूस करता है। तो हमने कितने सेकंड में पता कराने हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में कितने प्रोड्यूस है, हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि 1 मिली किसके बराबर होता है, मिली बराबर होता है ये मिली, 1 मिली सेकंड में कितना होगा ये हमने निकालना। अच्छा, अब मिली होता है 10 रेज टू पावर -3 के बराबर होता है, ऐसे ही है। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे यहाँ बेसिकली 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो मुझे बेसिकली यहाँ करना होगा 10 रेज टू पावर +3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3, ये करना होगा। अगर मैं सेकंड के साथ ये कर दूँ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मल्टीप्लाई हो रहा प्लस नहीं हो रही, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये बात मल्टीप्लाई का निशान है। 10/3 मल्टीप्लाई बाय 10/-3 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या है, 1000 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 10⁻³ फ्रेम फ्रेम्स। तो अब ये जो है ना 10⁻³ सेकेंड, ये तो बन जाएगा मिली सेकेंड, बन गया जी मिली सेकेंड। 10⁻³ ये आपस में कट गए, तो यहाँ पे किसी क्या बचा 1, तो बेसिकली 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 फ्रेम, 1 फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिली सेकेंड के अंदर वो कितने फ्रेम प्रोड्यूस कर सकता है, 1। इसका मतलब कि TFR टाइम जो है 1 मिली सेकेंड, इस दौरान वो कितने फ्रेम प्रोड्यूस कर रहा है 1, ये होता है जी, हमने बात की थी, याद आया कि जी क्या है, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम जनरेटेड ड्यूरिंग TFR टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो गिवन था वो तो था 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड में 1000 फ्रेम, ये जी नहीं है। जी होगा कि जो TFR टाइम है पहले वो बताना चाहिए, वो पता था हमें कितना है, वो 1 मिली सेकेंड है, इसलिए हमने वो सेकेंड को मिली सेकेंड में जब कन्वर्ट किया तो हमें मिल गया कि 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम वो जनरेट कर लेता है, वो तो एक ही करता है, यानी कि TFR टाइम है। तो जी की वैल्यू क्या हो गई, इस वाले पार्ट में जी की वैल्यू हो गई जी इज इक्वल टू 1 फ्रेम 1। तो अब यहाँ पे आप एस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, आप कहें एस इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 1,
मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई -2 बन जाएगा, ई रेज टू पावर -2। कैलकुलेटर से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, द रिजल्ट वुड बी 0.135। ये इसका रिजल्ट आएगा 0.135। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो ये आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 13.5%। इसका ये मतलब है। अच्छा, तो वो कह रहा है थ्रूपुट जो है आपकी वो है 13.5%। इसका मतलब क्या है कि जो आपने 1 सेकंड में 1000 फ्रेम भेजे थे, इनमें से सिर्फ 135 फ्रेम पहुंचे। ये थ्रूपुट आपकी। तो बाकी कहाँ गए? बाकी शिकार हो गए कोलिजन का। तो ओनली 135 फ्रेम आउट ऑफ 1000 आर sent successfully and the remaining are lost due to collision or any reason। तो इसका मतलब कि अलोहा जो है, प्योर अलोहा, इसकी थ्रूपुट बहुत लेस है, बहुत कम है। अगर जी की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू जस्ट 1 फ्रेम है। समझ आ रही है बात? जस्ट 1 फ्रेम। तो इसलिए जो है, चूंकि आपके पास फ्रेम रेट बहुत ज्यादा था, तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है जी में। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आई होगी। ये तो ए पार्ट था। सिमिलरली वो कहता है कि अगर 500 फ्रेम पर सेकंड आप जो है वो करें, तो फिर हम यहाँ पे बेसिकली ये 500 है, तो फिर हम यहाँ 500 रखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके लिहाज से हम सॉल्व करेंगे। और अगर जो है ये फ्रेम 250 फ्रेम पर सेकंड हो, तो हम यहाँ पे 250 रखेंगे। तो पार्ट बी और सी जो है वो मैं आपको छोड़ता हूँ, आपकी बुक में भी सॉल्व है, ये सॉल्व एग्जांपल सॉल्व है, आप समझ, वहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे कि जो पार्ट बी है, जहाँ पे मैं कहता हूँ 500 फ्रेम पर सेकंड है, वहाँ पे 18.4% आएगा, और जो है पार्ट सी में वहाँ पे 15.2% इसका जवाब आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली जो एग्जांपल है हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये देखिए यहाँ पे सॉल्व है आपके पास, ये इनके लिए। तो ये वो उसके लिए सॉल्व किया, वो 13, यानी कि ओनली 135 फ्रेम आउट ऑफ 1000 विल प्रोबेबली सर्वाइव। ये इसकी थ्रूपुट है ना, इसके लिए एस। सिमिलरली ये पार्ट बी और पार्ट सी भी दिया, इसको आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली टॉपिक है अलोहा वाला, इसमें इसका अब चूंकि इसकी थ्रूपुट बहुत कम है, थ्रूपुट को बेहतर करने के लिए और कोलिजन को कम करने के लिए, जाहिर बात है थ्रूपुट बेहतर तब होगी जब हमारी कोलिजन कम हो जाएगी। तो कोलिजन को कम करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि हम क्या करते हैं कि स्लॉटेड अलोहा कर लेते हैं। स्लॉटेड अलोहा क्या होता है कि हम स्लॉट्स डिफाइन करते हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, 5, 6, और हम अलाउ करेंगे जो है, और हर स्लॉट का साइज क्या होगा कि जितनी देर में वो एक फ्रेम भेज सके, यानी कि हर स्लॉट का साइज है TFR, T इज इक्वल टू TFR, यानी कि कितना टाइम जी, TFR, जितनी देर में एक फ्रेम भेजने का टाइम लगता है उतना है जी। तो वो कह रहा है कि बेसिकली हम जो ये है अपना बेसिकली वो कहता है कि हम अलाउ करेंगे ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, कि चूंकि अब स्लॉट्स डिफाइन है, अब पता है कि स्लॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, 6 स्लॉट्स हैं। अब कोई भी डाटा सेंड करना चाहता है तो वो ये नहीं, अब वो हर वक्त नहीं कर सकता, वो कर सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, ठीक है जी बात, बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट ये है, यानी कि डाटा सेंड हो सकता है या इस टाइम पर या इस टाइम पे, ठीक है, स्लॉट के स्टार्ट पे। अच्छा, अगर आप देखें कि स्टेशन ए ने अपना फ्रेम सेंड किया, उसने तो बिगिनिंग ऑफ स्लॉट में किया और उस दौरान किसी और ने नहीं किया, तो इसका डाटा सक्सेसफुली पहुंच गया। लेकिन जब 2 और 3 ने साइमल्टेनियसली कर दिया, तो क्या हो गई कोलिजन, इन दोनों का डाटा नहीं गया। इन दोनों ने साइमल्टेनियसली कर दिया, इन दोनों की क्या हो गई, कोलिजन, डाटा सेंड नहीं हुआ। तो आगे स्लॉट 4 में भी एक है, इसका भी सही पहुंच जाएगा, इसका भी सही पहुंच जाएगा और इसका भी सही। तो बस एक जरा सी चेंज की है, वो ये है कि स्लॉट्स डिफाइन करती, इससे कंप्लीटली आप ये नहीं कह सकते कि कोलिजन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट स्लॉट के स्टार्ट में 2 नोड्स सेम साइमल्टेनियस डाटा भेज दे, तो फिर हो जाएगी कोलिजन, जिस तरह यहाँ पे हुई है स्लॉट 2, 3 में। तो ये वाला चांस तो अभी भी है,
लेकिन कम से कम एक फायदा हुआ है कि पहले तो ये था ना कि कोई नोड किसी भी वक्त सेंड कर सकती है, तो वो एक मसला हमने खत्म कर दिया कि कम से कम ये पता है कि हर नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट सेंड करेगी, दरमियान में कहीं नहीं। ठीक है जी। इस टेक्निक को कहते हैं स्लॉटेड अलोहा। तो पहले वाला क्या था, प्योर अलोहा, और ये है स्लॉटेड अलोहा। टेक्निक का नाम है इसका, मल्टीपल एक्सेस की टेक्निक है, सॉरी मीडिया एक्सेस की ये। स्लॉटेड अलोहा के अंदर वर्नरेबल टाइम क्या है? स्लॉटेड अलोहा के अंदर चूंकि हमें पता है कि पहले तो कोई सेंड दरमियान में नहीं करेगा, तो वो जो हम टी से पहले वाला जो हम वेट करते हैं उसकी जरूरत नहीं है। बस अब ये जरूर है कि जिस टी से लेकर टी प्लस एफ आर तक, यानी कि जिस दौरान बी डेटा सेंड कर रहा है उस दौरान कोई सेंड ना करे बस, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद में ये पता है हमें कि कोई भी जो डेटा सेंड हुआ होगा वो स्लॉट के स्टार्ट में हुआ होगा, क्योंकि स्लॉटेड अलोहा है, किसी भी वक्त कोई सेंड नहीं कर सकता। नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ए है वो यहाँ से डेटा, सॉरी, जब वो यहाँ से शुरू करेगा तो वो डेटा यहाँ तक पहुंचेगा, दरमियान में हो। तो ये नहीं हो सकता कि ए जो है वो यहाँ से शुरू करे और फिर ये जाके ऐसे करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी डाटा सेंड होगा वो सेंड यहीं से होना शुरू होगा, और जब यहाँ से सेंड होना शुरू होगा तो खत्म यहाँ हो जाएगा, और जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो इट विल नॉट कोलाइड विद बी। तो जो भी फ्रेम बी से पहले सेंड हो चुके हैं उनके साथ तो कोलिजन नहीं हो रही। इसका मतलब है कि इस टाइम पे हम कह रहे हैं कि हमें वर्नरेबिलिटी नहीं है इस टाइम पे, जो बेसिकली इसको तो हमने इतना इतना मसला हल कर लिया, इतना प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। प्योर अलोहा के अंदर तो ये भी मसला था कि जो पहले सेंड कर रहे थे अगर वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो वो दरमियान में अगर आपके इस टाइम के बाद शुरू करते हैं तो वो भी आपकी प्रिजन हो सकती है, जैसा यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया। तो लेकिन हमने कहा कि अगर हम स्लॉट्स बना लें तो कम से कम ये मसला हल होगा कि जो पहले सेंड करते थे वो अब स्लॉट के शुरू में ही करेंगे और वो आके इसके साथ ओवरलैप नहीं होंगे, तो इसलिए कम से कम हमारा जो वर्नरेबल टाइम है उसमें से ये वाला हिस्सा अब निकल जाएगा। अब सिर्फ ये वाला हिस्सा रह गया जिसमें अगर कोई और सेंड कर दे तो वो हमारे साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो अब वर्नरेबल टाइम इज इक्वल टू टी एफ आर है। पहले केस में 2 टाइम्स टी एफ आर था, तो हमने उसको आधा कर दिया एक किस्म का, पहले डबल था अब सिंगल रह गया, टी एफ आर रह गया। तो ये बेसिकली जो हमारे पास टेक्निक है इसे कहते हैं स्लॉटेड अलोहा जो है बेसिकली ये, और उसके अंदर ये है। अच्छा, इसकी थ्रूपुट जो है वो फार्मूला सेम ही है, एस इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर, वहां पर -2g था, यहाँ पे जी है, सिर्फ इतना ही फर्क है, सिर्फ यही है। ठीक है जी बात। तो अब इसकी एग्जांपल भी है और वो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा यहाँ पे है, ये देखिए वही 1000 फ्रेम 5000 फ्रेम, और ये तो फार्मूला यहाँ पे जो है वो गिवन है, ये देखिए ये गिवन फार्मूला अब की दफा जो है वो ये वाला है। तो फार्मूला का ही फर्क है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखें ना टी एफ, चूंकि बाकी सेम है तो यहाँ पे भी टी एफ आर कितना होगा, फ्रेम टाइम 1 मिली सेकेंड ही होगा, तो हमें 1 मिली सेकेंड में देखना है। और हमने लास्ट टाइम निकाला था कि जब ये था इस केस में तो वो जी की वैल्यू 1 आई थी, इस केस में जी की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेंगे, इसमें क्या आएगी वो भी देख लेंगे, वो आप निकाल लेंगे। ये तो आप पहले जी की वैल्यू निकालते हैं, जी की वैल्यू जो आपने निकाली वो बेसिकली जी उसमें 12 आ गया। ठीक है जी बात, तो आपने पुट किया तो ये 368 फ्रेम्स आ गए। ठीक है जी बात। अच्छा, वैसे बाय द वे ये जी इज इक्वल टू 12 नहीं है, दिस इज 1, ये गलत है यहाँ पे, ये बेसिकली दिस इज 1, ये पता नहीं इसमें 2 लिख दिया, दिस इज नॉट 2, दिस इज 1, जी की वैल्यू 1 है, जस्ट 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 है, ये ठीक है। और सी वाले केस के अंदर क्या है, वो 1/3 है। ठीक, सी वाले केस में 1/3 है, ये सॉरी 1/4 है, ये ठीक, ये सी। जब आप इनको फार्मूला वही है, फार्मूला वही है जी, फार्मूला है एस इज इक्वल टू जी इंटू 10, बस पहले 2g था यहाँ पर, अब सिंपल g है, -g है। इसको जब आप इवेलुएट करते हैं तो ये इस तरीके से अब आपको बता देगा कि क्या है। अच्छा, लास्ट टाइम अगर आप देखें वो जो हमारे पास इस केस में पहले केस में जो आई थी वो वैल्यू आई थी 1.135। ठीक है जी बात, और अब कितनी आई है, अब आई है 0.0368, सॉरी ये 0 पॉइंट, ये यहाँ पे ये भी मिस्टेक है, जैसे 0.03 भी है ये 0 पॉइंट, हाँ जी मैं बुक में देखता हूँ, हाँ जी। अच्छा जी, ये वैल्यू जो है ये, हाँ ठीक है, ये सही है, ये 0.38, ये यहाँ पे वही है 0.38। तो इसको मल्टीप्लाई आप करते हैं तो यहाँ जब उसने मल्टीप्लाई करने लगा
तो मल्टीप्लाई करते हुए, जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 0.3 होना चाहिए सर, ठीक है जी बात। और इसी तरीके से यहाँ भी इससे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ भी वो 0 लगा रहा है इसको, अदरवाइज ये मिस्टेक हो जाएगी। और यहाँ भी ये, यहाँ ठीक है, यहाँ पे उसने 0 नहीं लगाया, यहाँ पे उसने 0 नहीं लगाया, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर दूँगा, ठीक है जी बात। तो इस तरीके से आप बता, पहले आपके 1000 में से सिर्फ 135 फ्रेम गए थे अगर आपको याद हो, और अब 368 जा रहे हैं, मतलब इसकी थ्रूपुट बेहतर है इसका मतलब। तो यही इसका मकसद था कि हमारी थ्रूपुट बेहतर हो। लास्ट में अगर आपको याद हो, जो हमारे पास होना था, कितने जा रहे थे जी, देखिए जस्ट हमारे पास 135 आउट ऑफ 1000 गए थे, क्योंकि जो आपके पास टेक्निक थी वो क्या थी, प्योर लोहा। स्लॉटेड लोहा करने से क्या हुआ, स्लॉटेड लोहा के केस में ये हुआ ये। तो बेसिकली टेक्निक से कितना फर्क पड़ता है कि आप मीडिया एक्सेस की टेक्निक की और आपकी थ्रूपुट तकरीबन डबल हो गई। तो जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम शुरू करेंगे यहाँ से अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज CSMA CA, जो कि नेक्स्ट है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो जो हमने शुरू में बात की थी, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ होम पे, तो ये बेसिकली कि रैंडम एक्सेस के प्रोटोकॉल हमने देख लिए, सॉरी नहीं, रैंडम एक्सेस में 3 प्रोटोकॉल थे, एक अलोहा, CSMA CD और CSMA CA। तो अलोहा हमने देख लिया है कम्प्लीटली, उसमें 2 टेक्निक देखी, प्योर और स्लॉटेड अलोहा, उसकी एग्जांपल्स की हैं हमने, सॉल्व की हैं उसको। और अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब हम वो नेक्स्ट टाइम करेंगे ये क्या कहते हैं इसको, CSMA, ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।